कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो पश्चिम एशिया के युद्ध को लेकर कहा, उसने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि मामला सिर्फ दूर कहीं चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, बल्कि सीधे भारत की इकोनॉमी, एनर्जी सप्लाई, ट्रेड रूट्स और करोड़ों भारतीयों की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और ऑनेस्टली अगर आपने हमारे पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद होगा कि हम लगातार कह रहे थे कि वेस्ट एशिया का यह संकट सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, ये शिपिंग, गैस, फर्टिलाइजर, इन्फ्लेशन और इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस की भी कहानी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पीएम मोदी ने संसद में क्या कहा, भारत की चिंता क्यों ज्यादा है, क्रूड ऑयल, गैस, शिपिंग, फर्टिलाइजर और ब्रॉडर इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और क्यों हमने अपने पिछले वीडियोस में पहले इस क्राइसिस के कई डायमेंशंस पर बात की थी। अगर आप सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि पूरा स्ट्रेटेजिक पिक्चर समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें। पीएम ने सबसे पहले बात की कि भारत के लिए ये युद्ध सिर्फ दूर की आग नहीं है। हम तेल और गैस के लिए लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं, और ये तेल आता कहां से है? उसी रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो अभी बंद है। अब जब वही रास्ता खतरे में हो तो भारत की चिंता तो स्वाभाविक है, और इसी पर हमने अपने 20 मार्च वाले वीडियो में चर्चा की थी कि इस युद्ध का ब्रॉडर इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है। और इसी बात पर पीएम मोदी ने भी अपनी चिंता व्यक्त की और इस पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में साफ कहा कि भारत की चिंता स्वाभाविक रूप से ज्यादा है, क्योंकि ये रीजन न केवल हमारे क्रूड ऑयल और गैस सप्लाई का बड़ा सोर्स है, बल्कि हमारे ट्रेड रूट्स का अहम हिस्सा भी है, और गल्फ में बड़ी संख्या में तो भारतीय काम करते हैं। यही वह पॉइंट है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है दोस्तों, तो असर सिर्फ हेडलाइंस में नहीं आता, ये फ्यूल कॉस्ट, सप्लाई चेन, शिपिंग, इंश्योरेंस, फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी और मार्केट सेंटिमेंट तक पहुंचता है। इसीलिए ये स्पीच सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मात्र नहीं थी, बल्कि एक नेशनल प्रिपेयर्डनेस मैसेज भी थी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है, और इसके लिए भारत ने पिछले 11 सालों में 27 से बढ़ाकर 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट शुरू किए हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन की बात हमने अपने वीडियो में की थी। अब यहां सरकार का नैरेटिव क्या है? पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया ने पिछले वर्षों में एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स और डोमेस्टिक प्रिपेयर्डनेस पर काम किया है। यही बात हमने पहले भी अपने वीडियोस में विस्तार से रखी थी कि आखिर क्राइसिस के समय सिर्फ इंपोर्ट्स ही नहीं बल्कि बैकअप कैपेसिटी, स्टोरेज, डाइवर्सिफिकेशन और पॉलिसी रिस्पॉन्स मैटर करता है। इसीलिए जब संसद में स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, मल्टीपल सोर्सिंग और सप्लाई कंटिन्यूटी की बात हुई तो वह अचानक कही गई बात नहीं थी, बल्कि लंबे समय से बन रही पॉलिसी आर्किटेक्चर का हिस्सा है। लेकिन इस स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा सिर्फ ऑयल और गैस नहीं था। पीएम ने यह भी रेखांकित किया कि कॉन्फ्लिक्ट का असर खेती, फर्टिलाइजर्स, लॉजिस्टिक्स और ब्रॉडर इकोनॉमी पर पड़ सकता है, और यही एंगल मेन स्ट्रीम डिस्कशन में अक्सर छूट जाता है। हमने भी पहले बताया था कि हॉर्मुज रीजन में डिसरप्शन का मतलब सिर्फ फ्यूल नहीं, फर्टिलाइजर चेन पर भी प्रेशर हो सकता है, और अगर ये लंबा चला तो असर खेत से लेकर किचन तक दिख सकता है। इसीलिए पार्लियामेंट में एक्नॉलेजमेंट महत्वपूर्ण है कि सरकार सिर्फ इमीडिएट फ्यूल सप्लाई नहीं बल्कि वाइडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर भी नजर रखे हुए है। पीएम ने कहा कि खाद यानी यूरिया की कमी नहीं होने दी जाएगी। कोरोना के कारण जब दुनिया में यूरिया की एक बोरी 3000 तक पहुंच गई थी तो भारत के किसान को वही बोरी मात्र 300 रुपए में मिल रही थी, या उससे कम में। इस बात को अगर समझना है तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि 12 मार्च को ट्वीट की गई थी। एक और बड़ा पॉइंट था इंडियंस अब्रॉड की सेफ्टी। पीएम ने बताया कि भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लीडर्स से लगातार बातचीतें हो रही हैं, इवैक्यूएशन सपोर्ट और जो हेल्पलाइंस हैं उन पर काम हो रहा है। ये मैसेज दोस्तों, ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी था और इंटरनेशनल सिग्नल भी था कि इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह नहीं देख रहा, बल्कि अपने नागरिकों, मैरीटाइम इंटरेस्ट और ट्रेड सिक्योरिटी को एक्टिवली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ग्राउंड पर इम्पैक्ट दिख भी रहा है? तो अभी तक पेट्रोल डीजल प्राइसेस में कोई बड़ा जंप नहीं आया, और यही पॉइंट हमने इस एनालिसिस में भी उठाया था अपनी 11 मार्च की वीडियो में। और मोदी जी ने भी अपनी स्पीच में आश्वासन दिया कि घबराने की बात नहीं है, सरकार प्रयास कर रही है और भारत शॉर्ट टर्म शॉक्स को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन चैलेंजेस यही खत्म नहीं होते, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पीएम मोदी ने भी साफ कहा कि ये रूट अब रिस्की हो गया है और सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अब यहाँ एक पॉजिटिव प्रिपरेशन भी सामने आता है।
इथेनॉल ब्लेंडिंग, मेट्रो एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये सब सिर्फ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है ऑयल डिपेंडेंसी कम करने की, जैसे कि हमने 2 मार्च की वीडियो में डिटेल में समझाया था। और इसी पर पीएम मोदी ने भी कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि ऑयल स्टॉक में रहे, जिससे लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, लोग पैनिक में ना आए। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि मौजूदा वैश्विक संकट के बीच भी देश के पावर प्लांट्स में पर्याप्त कोयला स्टॉक है और भारत लगातार दूसरे वर्ष 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड बना चुका है। हमने अपने 23 मार्च की कोयला प्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था कि कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी से थर्मल पावर जनरेशन अधिक सहज हुई है और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। इसी व्यापक ऊर्जा रणनीति के तहत पीएम ने संसद में यह भी रेखांकित किया कि पिछले दशक में भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए, जिनमें ऊर्जा आयात का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो शामिल है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम जो हमारे रिजर्व्स है वो हैं, लगभग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग और रिन्यूएबल जो ऊर्जा हमारी क्षमता है उसमें तेज विस्तार शामिल है, जिससे जो आयातित तेल है उस पर जो दबाव घटाने में जो मदद मिलेगी वो अभूतपूर्व होगी। पीएम मोदी ने संसद में कहा कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए, जिसमें आयातित ऊर्जा और खासकर तेल पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। हमने अपनी वीडियो में यही दिखाया था, जो 11 मार्च को वीडियो हुई थी, कि देश की बदलती एनर्जी तस्वीर, खासकर बढ़ते घरेलू ऊर्जा उत्पादन भारत को ज्यादा आत्मनिर्भर और सुरक्षित बना रहे हैं। डिप्लोमेसी पर भी पीएम नरेंद्र मोदी की टोन क्लियर थी। डायलॉग, डीएस्केलेशन और कॉमर्शियल शिपिंग पर अटैक्स को अनएक्सेप्टेबल बताना ये इंडिया की ट्रेडिशनल लाइन भी है और प्रैक्टिकल नेसेसिटी भी है, क्योंकि इंडिया को इस समय किसी कैंप पॉलिटिक्स से ज़्यादा सेफ सी लेन्स, स्टेबल एनर्जी फ्लोज और इकोनॉमिक कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। यही वजह है कि स्पीच में वॉर रेटरिक नहीं बल्कि स्टेबिलिटी, विजिलेंस और कोऑर्डिनेशन की भाषा ज़्यादा दिखी। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने लोगों को अलर्ट भी किया। मिस इन्फॉर्मेशन, पैनिक बाइंग, होर्डिंग, ये सब ऐसे समय में बढ़ते हैं, जैसे कि हमने कोरोना के समय देखा भी था, और इसी पर हमने एक शॉर्ट में भी बात की थी 18 मार्च को। लेकिन अब असली सवाल आपसे है, क्या ये तैयारी लंबे कॉन्फ्लिक्ट के लिए काफ़ी है? क्या इंडिया एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स की वजह से पहले के मुकाबले बेहतर स्थिति में है? या फिर अगर ये संकट और लंबा चला तो फ्यूल, गैस, फर्टिलाइजर और इन्फ्लेशन के मोर्चे पर नए दबाव दिख सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि वेस्ट एशिया की लड़ाई सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इंडिया की स्ट्रेटेजिक टेस्ट केस भी बनती जा रही है। और अगर आप इस पूरे इशू को सरफेस हेडलाइन से आगे समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंट कमेंट में हमारे पुराने वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, जहां हमने इस क्राइसिस के अलग अलग डायमेंशंस पहले ही ब्रेक डाउन किए हैं 11 मार्च की इस वीडियो में। बाकी अगर आप ये वीडियो ट्विटर पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब में जाकर ये लिंक्स देख सकते हैं।